वारिस पठान, आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर, आप पर फिर से आरोप लग रहा है। जैसे आप बिहार, यूपी और बाकी राज्यों में गए थे, एक बार फिर गुजरात जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करेंगे। वही आरोप जो बीजेपी पर लगाते हैं वही आप करेंगे और फायदा बीजेपी का करेंगे, कांग्रेस का नुकसान करेंगे आप। वारिस पठान, देखिए मानक जी, मैं आपका टाइटल हेडलाइन देख रहा था, किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि हम लोग वहां जा रहे हैं चुनाव लड़ने, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने। संविधान ने जिस तरह से तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, इसी तरह अधिकार हमको भी दिया है। चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे और मुस्लिम दलित सबको साथ में लेके हम तो लड़ते। आपने पिछला कॉर्पोरेशन चुनाव देखा, हम पहली मर्तबा लड़े थे गुजरात में। 40 दिन का हमारे पास वक्त था, उसी में अपने बॉडी बनाई सबकी। और अब यकीन मानिए हमारे आज 21 कॉर्पोरेटर गुजरात के अंदर है, जिसमें 6 हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन भी चुन के आए। तो हमको यकीन है कि इस मर्तबा भी गुजरात की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, प्यार से नवाजेगी और हमारे विधायक भी अच्छी मात्रा में, अच्छी तादाद में जीत कर गुजरात की विधानसभा में जाएंगे। क्योंकि आप देखिए गुजरात विधानसभा में कितने मुसलमान हैं, वहां पे अभी कोई वॉइस ही नहीं है वहां पर मुसलमानों का। क्योंकि ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने भी कभी उनका एम्पावरमेंट की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने आगे उनको भेजा नहीं। कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, चलिए बताइए, गिन सकते हैं। आज इतना बड़ा वायलेंस हो रहा है 7 स्टेट इंडिया में, जिसमें गुजरात भी एक जगह है जहां रामनवमी के प्रोसेशन को लेकर जुलूस निकाला गया था, तो मस्जिद के बाहर कोई प्रोवोकेशन हुआ, वायलेंस हुआ। आवाज उठा रहा है कोई भी ये सेक्युलर पार्टी वाला? नहीं, सबके मुंह में दही जम गया है। आवाज उठाए असद ओवैसी। अगर मजलूमों के हक के लिए बात करे तो असद ओवैसी, मजलूमों के इंसाफ की बात करे असद ओवैसी। तो फिर इनके वोट का हकदार भी तो ओवैसी हुआ। जब सब चीज आपके लिए लड़ता जो इंसान है तो आप उसी के साथ जाएंगे। आप थोड़े तय करेंगे, देखिए ना वारिस पठान, यही तो कह रहा हूं, ये आप थोड़े तय कर लेंगे कि जिनकी आवाज आप उठा रहे हैं आप उनके वोट के हकदार हो गए। यूपी में आपने उठाई ना उनकी आवाज, क्या मिला आपको बताइए? आधा % वोट मिला, सारे आपके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। गुजरात में भी आप वही करेंगे, सिर्फ वोट काटेंगे। देखिए, चाहे जमानत जब्त हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम चुनाव लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। लोगों की हक की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते रहेंगे हम लोग। मानक जी, हमारा काम है लोगों की हक बयानी करना, इंसाफ की बात करना, लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कराना, जो इतने बरसों से नहीं लड़ सके, जो आगे नहीं आए पॉलिटिक्स में। देखिए, हमेशा देखा यह गया है कि उस कास्ट का बहुत आगे फायदा होता है जिस कास्ट के लोग पॉलिटिक्स में आगे होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपके नेता ने जो इंटरव्यू न्यूज 24 को दिया उसमें बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा 7 राज्यों में हिंसा हो रही है और यही बात आप भी कह रहे हैं। उन दंगों में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा। आपने राजस्थान, असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान, झारखंड का भी जिक्र किया, महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। शायद वो कह रहे हैं वहां की सरकारें हिंसा में मिली हुई हैं। मतलब सीधा सीधा आरोप आप कांग्रेस पर और बाकी विपक्ष पर लगा रहे हैं ना, कि यानी एक ही नेता है, एक ही पार्टी है जो मुसलमानों की आवाज उठा रही है, दंगों पर बोल रही है। नहीं, देखिए मानक जी, होता क्या है जी, बिल्कुल सही बात है वो तो। मानक जी, होता क्या है, जब आप किसी को प्रोसेशन की इजाजत देते हो तो प्रशासन की, सरकार की, पुलिस की जवाबदारी बन जाती है कि वहां पे कायदे कानून का पालन हो, कायदे कानून का सम्मान हो। लेकिन देखा क्या गया है, आप देखिए, जब प्रोसेशन, मध्य प्रदेश की बात करता हूं, एक मस्जिद के पास से निकलता है, वहां पर लोग रुक जाते हैं, प्रोवोकेशन होता है, गाने गाए जाते हैं। दाढ़ी वाले, मुल्ले वाले एक दिन जय सार के गाने गाएंगे। उसके बाद मस्जिद के मीनारेट पर चढ़कर एक भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। तब तक पुलिस खामोश खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है। अरे स्टेट की कंप्लिसिटी के बिना क्या ये हो सकता है? मानक जी, आप बोलते हैं हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट था कि आपने पत्थर रखे थे, तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास इतना इंटेलिजेंस रिपोर्ट था कि पत्थर है, तो पहले इंटेलिजेंस के ऊपर क्यों तुमने एक्शन नहीं लिया? क्यों वहां पे जाके सबको अरेस्ट नहीं कर लिया? नहीं, ये झूठ और खोखली बात है। स्टेट की कंप्लिसिटी के बिना इस तरह का वायलेंस कहीं भी नहीं हो सकता। कंप्लिसिटी बता रहे हैं यहाँ तो स्टेट, देश के प्रधानमंत्री, स्टेट के बाद स्टेट का सीना रखने वाले, हर राज्य के बाद दूसरा राज्य वारिस पठान बुलडोजर चला रहा है पत्थर फेंकने वालों पर, पत्थर फेंकने वालों पर, रामनवमी के जुलूस पर एक के बाद एक बुलडोजर, और वो बुलडोजर गुजरात भी पहुंच गया।
बुलडोजर गुजरात में पहुंच गया, बुलडोजर राजस्थान में पहुंच गया, बुलडोजर मध्य प्रदेश में है, यूपी में तो था ही, कहीं पे कोई बाबा है, कहीं कोई मामा है, कोई चाचा है। अब मुझे लगता है कि हमारा देश कायदे कानून पे नहीं चलेगा, अब लगता है हमारा देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा। क्योंकि अगर कायदा ये बताता है कि अगर कोई गिल्टी भी है, मानक जी, अगर आपको पता है कि इंसान ने पत्थर मारा या किसी का मर्डर किया, तो आप उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, वहां पर दलील पेश की जाएगी, एविडेंस होगा, उसके बाद जज साहब फैसला करेंगे और उसके बाद लगेगा कि जो प्रॉपर्टी टेंटेड थी तो उसको आप तोड़िए ना। लेकिन किसने इजाजत दी है आपको कायदा कानून अपने हाथ में लेना और किसी गरीब मजदूर की जाके प्रॉपर्टी को तोड़ देना? मोदी जी ने कहा था ट्रिपल तलाक करना मुस्लिम महिला है, मेरी बहन है। आज मोदी जी आपकी बहनों के घर तोड़े जा रहे हैं पूरे देश में। प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत जो आपने घर दिए थे ना, उन घर को भी तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जाके रोकिए उनको, आवाज उठाइए, कायदे कानून का पालन करवाइए। वहां किसने इजाजत दिया शिवराज सिंह चौहान को कि जाओ बुलडोजर ले जाके तोड़ दो? अरे अवैध निर्माण था प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंदर, मेरे पास वीडियो है मानक जी, वो भी घर जा जाके लोगों ने तोड़ दिए। अरे एक घर तो बसा नहीं सकते किसका, तो घर उजाड़ने का तुमको अधिकार किसने दिया? एक घर बसाने के लिए इंसान की जिंदगी चले जाती है मानक जी। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड, यमल व्यास से जवाब ले रहा हूं आपका, 1 मिनट, उसके बाद आ रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण, नहीं, उसके बाद आ रहा हूं संविधान का पालन करना यमल पड़ेगा, व्यास, कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा।